यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। गुलियाईपोल पर MLRS से किया गया अटैक। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को कर दिया गया तबाह। ये देखिए तस्वीरें। और वहीं यूक्रेन के गुलियाईपोल शहर पर हमला हुआ है। रूसी टॉर्नेडो S मिसाइल से अटैक हुआ है। हमले में पूरी इमारत बर्बाद हो गई। और रूस के नेवी बेस पर यूक्रेन ने हमला किया है। ब्लैक सी में रूसी सबमरीन पर किया गया घातक अटैक। वर्षा वयांका सबमरीन को बनाया गया इस हमले में निशाना। ये देखिए तस्वीरें। ड्रोन हमले में रूसी सबमरीन कैसे तबाह हो गई। ये अपने आप में यूक्रेन की तरफ से किया गया एक बड़ा हमला जिससे रूस को खासा नुकसान पहुंचा है। पूरी सबमरीन तबाह हो गई है रूस की। पहली बार अंडर वाटर ड्रोन से सबमरीन को नष्ट किया गया है, यानी बिल्कुल अलग तरह का वॉरफेयर यहां पर सामने आया है। पहली बार अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी सबमरीन को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की है यूक्रेन ने। इस बड़े जख्म के बाद रूस का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि यूक्रेन ने यह बहुत बड़ी हिमाकत की है जिसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। रूस का जो मौजूदा रुख है उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है। मनीष झा भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। और निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा हमला है। यूक्रेन का टारगेट रूस का नेवी बेस था। नोवोरोसियस्क पोर्ट पर रूसी सबमरीन पर हमला किया गया। रूसी सबमरीन को अंडर वाटर ड्रोन ने कर दिया तबाह। रवि, अपने आप में चौंका देने वाला अटैक है। बिल्कुल, और जिस तरीके से हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई, किस तरीके से ये तबाही हुई है, कुछ बड़ी बातें भी हम आपको बता रहे हैं इससे जुड़ी हुई। नोवोरोसियस्क पोर्ट ब्लैक सी में स्थित है और रूसी ब्लैक सी फ्लीट का मुख्य बेस बताया जा रहा है। रूसी सीमाओं की सुरक्षा के लिए ये काफी अहम है। असर क्या होगा इसका, तो ब्लैक सी में रूस की क्षमता कम होगी, रूसी नौसेना की ताकत में भी कमी आएगी, रूस की नौसेना को पीछे हटना पड़ सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक बड़ा घाव, बड़ा जख्म है रूस के लिए। मनीष, सवाल तो यही उठता है सबसे बड़ी बात कि ये यूक्रेन का साहस है, यूक्रेन का दुस्साहस है, रूस के रिएक्शंस से क्या अब यूक्रेन को डर नहीं है किसी तरह का? देखिए, आपके सभी सवालों का जवाब तो यही है कि इसमें से सभी विकल्प है। रूस का गुस्सा भी अब देखने को मिलेगा, लेकिन यूक्रेन की तरफ से एक बड़ी कामयाबी भी है। सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि रूस के नेवी का जो ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर सेवस्तोपोल था, जहां पर लगातार यूक्रेन के अंडर वाटर ड्रोन मस्कोवा और मार्कोव जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना चुके थे, तो उसके बाद उन्होंने अपने सारे सबमरीन को और एयरक्राफ्ट कैरियर और शिप को वहां से ट्रांसफर करके नोवोरोसियस्क में भेज दिया था। अब आप सोचिए कि सेवस्तोपोल से नोवोरोसियस्क में यही सोचकर भेजा गया था कि वहां पर यूक्रेन के ड्रोन नहीं पहुंच पाएंगे, वहां पर कोई खतरा नहीं होगा। अब वहां पर खतरा हो रहा है। ये बात सही है कि सबमरीन को टारगेट करना आसान नहीं है, लेकिन जब आप बेस पर रखते हैं तो बेस में चूंकि वो सबमरीन मूवमेंट की स्थिति में नहीं होती है, तो वहां आकर वो ड्रोन अगर हिट करे तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि रूस और यूक्रेन युद्ध को ही ड्रोन वॉरफेयर के नाम पर पूरी दुनिया जान रही है। फिर चाहे वो आसमान में उड़ने वाले ड्रोन हो या समंदर में काम करने वाले ड्रोन हो। सही बात है, और इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि एक बड़ी ड्रोन पावर के तौर पर उभरता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है। भले ही नाटो के दम पर, लेकिन ड्रोन्स यूक्रेन के कमाल करते हुए जंग की भूमि में नजर आ रहे हैं। ये अगर कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और रूसी हमले से दहल गया यूक्रेन का नीप्रो। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को यहां मार गिराया। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को भी यहां कर दिया गया तबाह। ये रूसी हमले की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया है। यूक्रेन के ड्रोन रूस के लिए आफत साबित हो रहे हैं। और इस सब के बीच जर्मनी को लेकर खबर है। जर्मनी 20
H145M हेलीकॉप्टर खरीदेगा और जर्मनी सरकार की एयरबस से डील। जर्मनी के पास पहले से ही 62 H145M हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और अब इनकी संख्या और बढ़ाई जाए। और एक और खबर है अमेरिका से जुड़ी। अमेरिका ने पेरू को दिए हैं ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। अफगानिस्तान में इस्तेमाल हेलीकॉप्टर पेरू को सौंपे गए हैं। 2021 में हेलीकॉप्टर्स को उज्बेकिस्तान ले जाया गया था और अब ये हेलीकॉप्टर्स जिन्हें अफगानिस्तान में अमेरिका इस्तेमाल करता था वो पेरू को सौंप दिए गए। इधर वर्षा वायंका सबमरीन पर की बात करें तो जिसे यूक्रेनी ड्रोन ने नुकसान पहुंचाया है, हमने खबर भी आपको बताई, विस्तार से बताया कैसे ये हमला हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर क्या दावा किया है वो आपको बता रहे हैं। सबमरीन पर हमले का दावा गलत है, ये रूस की तरफ से कहा गया है। ब्लैक सी में सबमरीन पर नहीं हुआ हमला, ये रूस ने कहा है। तो एक तरफ हमले का दावा, हमले की खबर, दूसरी तरफ रूस की तरफ से इस पर खंडन भी सामने आया है। तो सवाल यह है कि रूस की तरफ से जो बात कही जा रही है वो कितनी पुख्ता है, क्योंकि दावा बहुत बड़ा है और अगर ये दावा सही है तो ऐसे में रूस की बड़ी प्रतिक्रिया अगर आती है तो ये बात सही हो जाएगी कि शायद हमला या हमले की खबर सही थी। इंतजार होगा रूस कितना बड़ा रिएक्शन देता है इस हमले के बाद। तो देखिए ये अपने आप में बड़ी जानकारी सामने आई है जिसका जिक्र रवि कर रहे थे। रूस खारिज कर रहा है इस खबर को और कह रहा है कि सबमरीन पर यूक्रेन का हमला नहीं हुआ है, लेकिन जिस सबमरीन की हमने आपको तस्वीरें दिखाई अब उसकी खासियत भी आपको बता देते हैं। नाम है इसका वर्षा वयांका सबमरीन। वेरिएंट की अगर बात की जाए तो किलो क्लास की डीजल सबमरीन है ये और इसकी कीमत जानकर आप भी चौंक जाएंगे। 5000 करोड़ रुपए की एक पनडुब्बी, कुल लोड 18 टॉर्पीडोज का, रेंज है इसकी 6000 नॉटिकल माइल्स, गति की बात की जाए तो 15 से 20 नॉट्स, लंबाई है इसकी 74 मीटर, क्षमता कैलिबर क्रूज मिसाइल लॉन्चर से यह लैस है। 45 दिन तक ऑपरेशन करने में यह पूरी तरह से सक्षम मानी जाती है। ब्रजेश कुमार जी, किस तरह से आप इस खबर को देखेंगे, किस तरह से यूक्रेन की ड्रोन पावर को एनालाइज करेंगे, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें तो यह पनडुब्बी उड़ते हुए नजर आ रही है। रूस भले ही अभी इस बात से इनकार कर रहा है कि यूक्रेन के हमले में सबमरीन को नुकसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये कितनी बड़ी कामयाबी यूक्रेन के लिए और रूस के लिए कितने खौफ का सबब। समीर, दो बातें बताना चाहूंगा इसके बारे में। पहला ये, यूक्रेन रशिया वॉर ने ड्रोन वॉरफेयर को दुनिया में रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। एक छोटा देश एक सुपर पावर को झेल रहा है करीब 4 वर्षों से। इसका कारण रहा है उसने ड्रोन वॉरफेयर में काफ़ी कामयाबी, इम्प्रोवाइजेशन हासिल की है और उसको देखते हुए पूरे दुनिया भर के जो राष्ट्र हैं अपनी डिफेंस फोर्सेस में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन माना जाएगा। दूसरा, जहाँ तक हम वॉरफेयर की बात कर रहे थे तो वॉर स्मिथ के बारे में ज़्यादा चर्चा लैंड वॉरफेयर पे होती रही है या मिसाइल्स पे या एयरक्राफ्ट के ऊपर जो लड़ाई चल रही है। मगर एक देखना होगा कि खूबसूरती से यूक्रेन ने जो रशिया के वार्म वाटर फ्लीट्स हैं उसको जो ब्लैक सी में है उसको नष्ट कर दिया है। दर्शकों को याद होगा 2 साल पहले मॉस्को जो इनका फ्लीट था, हेडक्वार्टर था, उसको गिराया था, तो उसका दबदबा बना रखा। रशिया की तरफ से मुश्किलें देखिए। इसकी बाकी जो फ्लीट्स हैं, आर्कटिक फ्लीट और पैसिफिक फ्लीट, वो कोल्ड वाटर में काम नहीं करती हैं, मतलब साल में 6 महीने वो काम नहीं करती हैं। रहा 3 और, एक है कैस्पियन सी की फ्लीट, वो की दबी हुई है, छोटी है, उसको बाहर से ज़्यादा वास्ता नहीं है। तीसरा ये रहा ब्लैक सी जो बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा, और चौथा बाल्टिक के अंदर हरकतें हम लोगों ने देखी है
या वो जर्मन विमान हो, यूट्यूब हो या फ्रेंच कुल हो मिलाकर जो सर आप बात कर रहे हैं कि फ्लीट चाहे जो भी हो, लेकिन इस पूरे वॉर में यूक्रेन के ड्रोन इम्प्रोवाइजेशन ने रूस के सामने, रूस की फ्लीट्स के सामने एक बड़ी चुनौती पहले भी पेश की और एक बार फिर से दावा ऐसा ही सामने आ रहा है। और देखिए इस बीच एक और खबर, नेप्रोपेट्रोवस्क में रूस की आर्मी को बढ़त मिली है और पेशायोने इलाके पर रूसी आर्मी का कब्जा। रूस ने कब्जे का वीडियो भी जारी किया है। तो रूस लगातार अपनी बढ़त जमीन पर बनाते हुए दिखाई दे रहा है। और अब खबर यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा से है और ओडेसा लगातार रूस के निशाने पर है। ओडेसा से ताजा खबर यह है कि ग्लाइड बॉम्ब से रूस ने एक और अटैक किया है। जाटोका रेलवे ब्रिज पर ड्रोन अटैक हुआ। रोड ब्रिज पर भी गेरान 2 ड्रोन से अटैक किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये साउथ ओडेसा से जो यूक्रेन का संपर्क बनाने वाला ब्रिज है, वो संपर्क दरअसल टूट गया है और इसी मकसद से शायद इस हमले को अंजाम दिया गया। दक्षिणी ओडेसा से यूक्रेन का संपर्क आज की तारीख में काट दिया गया है। और पहली बार रूसी ऑयल रिग पर यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेन ने ड्रोन से ऑयल रिग को निशाना बनाया है। कैस्पियन सागर में ऑयल रिग पर हमला किया गया है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से आया था यूक्रेनी ड्रोन। तो पहली बार रूसी ऑयल रिग पर हमला हुआ है। कैस्पियन सागर के फिलानोवस्की रिग पर यह हमला हुआ है और यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एसबीयू ने दिया हमले को अंजाम। एसबीयू की अल्फा यूनिट ने ड्रोन ऑपरेट किया। हमले में लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हमले के बाद रिग में तेल गैस का उत्पादन बंद हो गया है। तो लगातार यूक्रेन अपनी इस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको निशाना बना रहा है। और देखिए एक अहम खबर है, पोक्रोवस्क में रूसी सैनिकों पर ड्रोन अटैक हो गया है। अटैक में 2 रूसी सैनिकों की जान चली गई है, यह खबर आ रही है। अटैक वाली जगह पर ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद लग गई भीषण आग। और बेल्गोरोड में अटैक के बाद तबाही की तस्वीर सामने आई है। लूज थर्मल पावर प्लांट पर ड्रोन से अटैक। विस्फोट के बाद डिपो में आग लग गई थी। तो लूज थर्मल पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ, जिसके बाद यहां आग लग गई। और नेटो टेंशन के बीच भी खबर आ रही है। सबीर आपके पास आ रहा है। जी हां, नेटो से टेंशन के बीच रूस की ताकत और बढ़ती हुई नजर आ रही है। रूस ने फ्रंटलाइन पर तैनात कर दिए हैं Su-34 फाइटर जेट्स। यूक्रेन के खिलाफ उड़ान भर रहे हैं Su-34। पुतिन ने नेटो देशों को इसके जरिए दिया है एक संदेश। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से Su-34 उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब रूस और नेटो के बीच टेंशन हाई है, ये नेटो देशों को रूस की तरफ से दिया गया एक संदेश। और आइए Su-35 की कुछ खासियत उस पर भी नजर डालते हैं। तो देखिए 400 किलोमीटर तक उड़ान भरने में ये सक्षम है और 4000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है। मल्टी रोल फाइटर बॉम्बर है ये और 4th जेनरेशन का फाइटर जेट ये है। लंबी दूरी तक स्ट्राइक मिशन में सक्षम है ये। 8000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है ये। और साइड बाय साइड सीटिंग वाला आर्मर्ड कॉकपिट, ग्राउंड और एयर टारगेट डिटेक्शन में सक्षम है। तो आप देखिए कैसे रूस अपनी हवाई ताकत से भी मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। त्रिपाठी सर, एक तो हम खासियत बता रहे थे Su-34 की, इसके इंगेजमेंट से कितना वॉर में फर्क पड़ेगा, एडवांटेज रूस को क्या। और एक मेरा बेसिक सवाल यह भी है कि रूस की बढ़त के बावजूद रूस को जो नुकसान है, वॉल्यूम है, वो भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल रवि, देखिए ये जो लड़ाई अभी हम बात कर रहे थे, जनरल ब्रजेश ने बताया भी कि ड्रोन्स की लड़ाई सबसे ज़्यादा हो गई है। स्टैंड ऑफ अटैक्स ज़्यादा हो रहे हैं और स्टैंड ऑफ में ड्रोन्स हैं और ये जो एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं हम, और इसके साथ साथ मिसाइल्स की।
शुरू में आपने देखा इनिशियली पहले 1.5 सालों में लगातार जो लड़ाई में मिसाइल्स का सबसे ज़्यादा, मिसाइल्स आर्टिलरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, उसके बाद ड्रोन्स का हुआ और एयर अटैक्स में थोड़ी कमी आई, जबकि काफ़ी मिसाइल से एयर टारगेट्स हैं या इनके जो प्लेन्स हैं उनको टारगेट किया गया, तो इस वजह से जो है इसमें थोड़ी कमी आई। लेकिन अभी जो है ये ताकत, पुतिन तो बार बार बोलते रहे हैं कि उनकी लड़ाई यूक्रेन से उतना नहीं है जितना कि नाटो से है, और नाटो से लड़ाई होने के लिए नाटो को डर दिखाना जरूरी है, और इसी में इन्होंने इस प्लेन को भी वहाँ पर ले आए हैं। और इसी में देखिए पोलैंड और जर्मनी वो भी अपने एयरफोर्स जो हैं वो काफ़ी मजबूत कर रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है, डर जो अब नाटो को हो रहा है और रूस जो है उनके ऊपर अपनी ताकत आजमा रहा है, लेकिन यूक्रेन से अभी भी डर है, क्योंकि आप देखिए जो अभी बात कर रहे थे हम, यूक्रेन अभी सबसे सस्ता ड्रोन बना रहा है। अभी कुछ महीने पहले TV9 ने ही दिखाया था दर्शकों को कि कहाँ छोटी छोटी फैक्ट्रीज में उनके करीब 15,000-20,000 डॉलर में ये ड्रोन्स बन रहे हैं। ये लड़ाई जो है स्टैंड ऑफ चलती ही रहेगी आगे। बिल्कुल बिल्कुल, और वाकई यूक्रेन के ड्रोन कमाल कर रहे हैं इस जंग में और बढ़ते हैं आगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इस वक्त जर्मनी में है और यूरोप और नाटो देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उनकी मुलाकात हो चुकी है, मिल चुके हैं वो। पीस डील पर यूरोप की राय अमेरिका से बिल्कुल अलग है। यूक्रेन में शांति लाने के लिए यूरोप के नेताओं ने नया प्लान पेश किया है। यूरोप के नेता यूक्रेन में नाटो देशों की सेनाएं भेजना चाहते हैं ताकि यूक्रेन की रूस से रक्षा हो सके। यूरोपीय नेताओं को उम्मीद है कि अमेरिका उनके इस प्रस्ताव का करेगा समर्थन। तो देखिए, ये अपने आप में बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन में नाटो, पुतिन के लिए रेड अलर्ट। युद्ध विराम के बाद नाटो की सेनाएं यूक्रेन जाएंगी। ब्रिटेन, फ्रांस अपनी सेनाएं यूक्रेन भेजने के लिए तैयार हो गए। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इसका अंजाम विनाशकारी हो सकता है। नाटो सेना अपने साथ घातक हथियार भी ले जाएगी। सोचिए, क्या यह रूस को बर्दाश्त होगा? नाटो देशों की सेनाएं यूक्रेन की सुरक्षा करेंगी। यूरोप के प्रस्ताव पर फिलहाल सहमति नहीं बनी है। अमेरिका से हरी झंडी के बाद ही कोई फैसला संभव है। बड़ी बात यह है कि पुतिन यूक्रेन में नाटो का दखल किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे मनीष, लेकिन तैयारी तो पूरी तरह से रूस को भड़काने की है, इस जंग को रूस वर्सेस नाटो बनाने की है, क्योंकि अगर सेनाएं वहां पर पहुंच गई तो फिर बचा ही क्या। बिल्कुल सही कहा आपने। अपने यहाँ जैसे हम कहते हैं ना कि कान अगर आप सीधे हाथ से नहीं पकड़ते हो तो घुमा के पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। हाँ। यूरोप के देश वही कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं होगा, लेकिन नाटो के सैनिक यूक्रेन की जमीन पर मौजूद रहेंगे, और अगर वो वहां पर मौजूद रहेंगे तो लड़ाई यहीं से तो शुरू हुई थी। लड़ाई इसलिए नहीं शुरू हुई थी कि यूरोप ने रूस की भैंस खोल ली थी। लड़ाई इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने के शर्त पर नाटो के सैनिकों को यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर आने की इजाजत मिल जाती। जो इस वक्त यूरोपीय देशों ने जो बयान जारी करके कहा है कि सीज फायर करने के लिए, युद्ध रोकने के लिए यूरोप और यूक्रेन की ये सबसे प्राइमरी शर्त होगी। तो फिर हिंदी में कहते हैं कि नौ नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो किसी भी कीमत पर रूस तैयार नहीं होगा। क्रेमलिन ने पहले ही कहा है कि हम इसे हरगिज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर यही है कि ना केवल इस साल बल्कि अगले साल भी फिर इस हालत में जंग जारी रहेगी। कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि जंग खत्म हो जाए। और देखिए, इस बीच खबर चीन ने दिखाई ड्रोन पावर और CH-7 कॉम्बैट ड्रोन ने भरी है पहली उड़ान। जासूसी और सटीक हमला करने में चीन का यह ड्रोन है सक्षम। और इस बीच तुर्की ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। मिसाइल ने टारगेट पर लगाया सटीक निशाना। तुर्की बड़े पैमाने पर मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और यह देखिए किस तरह से तुर्की की तरफ से ये शक्ति प्रदर्शन किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है और इस मिसाइल ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया है।
देखिए, सबसे बड़ी उम्मीद तो ट्रंप ने दुनिया को दी थी कि वो इस युद्ध को खत्म कर देंगे और बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। समय बढ़ता जा रहा है, उनके प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पा रही। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में ट्रंप के प्रस्ताव पर कहीं कोई सहमति बन पाएगी, और ट्रंप का प्रस्ताव जो है उसको लेकर ज़ेलेंस्की फिर से इनकार करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ अहम बातें हम इस प्रस्ताव को लेकर आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आखिर इस प्रस्ताव में क्या कहा गया है। देखिए, प्रस्ताव में क्या था, क्या इसमें प्रपोज किया गया था, उस पर हम जल्दी से एक नजर डालते हैं। तो डोनबास डीमिलिटराइज्ड जोन बनेगा, यह प्रस्ताव में कहा गया था, पहली बड़ी शर्त उसमें थी। और यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं मिलेगी, ये रूस की पहली शर्त थी इस युद्ध को शुरू करने से पहले, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। यूरोपीय नेतृत्व वाली शांति सेना पर विचार किया जाएगा, यानी यूरोप की एक शांति सेना की स्थापना की जाएगी। और यूक्रेन को ईयू की सदस्यता देने पर सहमति बनी है, नाटो नहीं लेकिन ईयू पर इसमें सहमति जताई गई। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, यूक्रेन को 5600 वर्ग किलोमीटर पीछे हटना पड़ेगा। ये साफ दिखाई दे रहा है ज़ेलेंस्की को जमीनें गंवाने वाले हैं, और डोनबास छोड़ना आत्मसमर्पण करने जैसा है, मतलब उनको ये स्वीकार नहीं है और सिर्फ रूसी कब्जे वाले क्षेत्र ही छोड़े जा सकते हैं। तो ये उन्होंने कह के एक तरीके से इस पर विराम ही लगा दिया है। अब ब्रजेश सर, अब बात कुल मिलाकर यह है कि कोई रास्ता नहीं है क्या, और वाकई में अगर रूस जमीन पर बैठकर कब्जा कर भी ले इस युद्ध में, तो जंग तो जारी रहेगी, नाटो की सेनाएं आएंगी, यूक्रेन लड़ता रहेगा, पीस विल नेवर कम आउट ऑफ एनीथिंग। रवि, लड़ाई एक जरिया है पीस तक पहुंचने का, जो डिप्लोमेसी से ही हो सकता है। तो हम चौथे वर्ष में करीब करीब खत्म होने को आया है, तो ये हम देख रहे हैं कि जो लड़ाई है वो ज़्यादातर नॉन कॉन्टैक्ट ऑपरेशंस हैं। हवाई हमले करते हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़मीन पे लड़ाई की क्षमता बहुत कम है। यूक्रेन के पास सैनिक नहीं है, उन्होंने कंस्क्रिप्शन का एज बढ़ा दिया है, 23 से 60 तक कर दिया है, लेकिन बंदे नहीं मिल रहे। वैसे ही रशिया के पास में सक्षम लोग नहीं है उस उम्र के, उन्होंने सहायता ली थी प्राइवेट आर्मीज की, नॉर्थ कोरियन आर्मी की, लेकिन ज़मीन पे लोग नहीं हैं। तो इस माहौल में क्या होएगा, इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी जब तक शांति नहीं हो सकती है। लेकिन शांति के आसार भी नज़र आ रहे हैं, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहे हैं। एक तरफ ट्रंप साहब हैं और दूसरी तरफ पुतिन है। उसमें सुनने में आया कि करीब 28 पॉइंट से डिस्कॉर्ड के, उसको कम करके 20 पे लाया गया है। मगर मेजर चीज़ें यही हैं, एक टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है यूक्रेन की किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज होगी। रशिया चाहता है पूरा डॉनबास रीजन उनके पास चला जाए, जब तक कि डॉनबास रीजन के करीब 25% जो भूमि है वो यूक्रेन के कब्जे में है। और दूसरी बात थी शांति कैसे इंश्योर किया जाए, सिक्योरिटी गारंटी की बात थी। तो वो हो रखा है कि शायद यूरोपियन ट्रूप्स नॉट अंडर नेटो वहां रहेंगे, बिल्कुल। लेकिन एक मेजर शिफ्ट ये आया है कि अगर यूएस की हम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पढ़ें तो वो रशिया को अपना दुश्मन नहीं मानती है, नहीं मानता। और ये एक बड़ा चेंज नजर आ रहा है अमेरिकन पॉलिसी में। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है, हम युद्ध विराम के करीब हैं, ये कहा है ट्रंप ने, बातचीत का नतीजा जल्द मिलेगा। तो हम युद्ध विराम के बेहद करीब हैं। हालांकि ट्रंप के मुंह से हमने ये कई बार सुन लिया है और उसका नतीजा भी देख लिया है। सवाल है इस बार क्या वही होने वाला है या कुछ अलग होगा, नजर रहेगी इस पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।